होते हैं, कौन कौन से इनकम ऐसी होती हैं जिसे हम पिछले 4 हेड में सैलरी में, हाउस प्रॉपर्टी में, बिजनेस प्रोफेशन और कैपिटल गेन में ऐड नहीं करते, बट हम यहाँ पर उसे ऐड करते हैं। तो मैंने बता दिया है। अब जो आपको मैं समझाना चाहता हूँ यहाँ पर, आपको समझाना है। It's 6:30 a.m. एक एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो काइंड्स ऑफ सिक्योरिटी में आप सबसे पहले ऐसे बना लीजिए, सिक्योरिटियां जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। जो सिक्योरिटी होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहली सिक्योरिटी में आपको लिखना है गवर्नमेंट, क्या? गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। दूसरा होता है नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मतलब It's 6:32 a.m.
गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो, उसे कहते हैं कौन सी प्रतिभूति? सरकारी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। और जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या लोकल अथॉरिटी के अलावा किसी की हो, उसे कहते हैं क्या? नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो आप इसमें क्या करेंगे? आप इसमें लिखिए सबसे पहले, इसमें भी दो पार्ट हैं। इसमें भी दो पार्ट हैं। इसमें भी दो पार्ट हैं। पहला है टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी। लिख लीजिए, टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, कर मुक्त सरकारी प्रतिभूति। क्या? कर मुक्त सरकारी प्रतिभूति। ठीक है, टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कर मुक्त सरकारी प्रतिभूति। ठीक है, अब अगला होता है टैक्सेबल गवर्नमेंट सिक्योरिटी। क्या बोलेंगे? टैक्सेबल, एकदम अच्छे से समझना है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यही अगर समझ गए पूरा चैप्टर कंप्लीट। कर योग्य सरकारी प्रतिभूति। ठीक है, यही अगर जो स्टूडेंट समझ गया, जान लीजिए पूरा चैप्टर समाप्त हो गया, और टाइम अच्छे से समझाएंगे। उसके बाद उसमें भी यही होगा, कर मुक्त टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। It's 6:39 a.m. यदि आपके सामने जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, इसे आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। एक बार आपको फिर से समझ लेना है, सिक्योरिटी का मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को जब पैसे की जरूरत पड़ती है, या किसी कंपनी को जब रुपए की, धन की जरूरत पड़ती है, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट है, लोन लेती है जनता से, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, जनता से लोन लेती है, पब्लिक से लोन लेती है, कंपनी लेती है पब्लिक से लोन। तो आपको इसमें ध्यान देना है, उसके लिए सिक्योरिटी इशू करती है। एक कागज का टुकड़ा होता है और एक तरह से वो अथॉरिटी होती है, मतलब उस पर ठप्पा लगा होता है, मुहर लगी होती है, अथॉरिटी के तहत इशू किया जाता है और उसे पब्लिक खरीदती है। जैसे आप डिबेंचर वाला चैप्टर पढ़े होंगे, तो डिबेंचर और बॉन्ड पब्लिक खरीदती है, इसको आप जानते हैं। तो किसी कंपनी का डिबेंचर आप खरीदेंगे, कोई व्यक्ति खरीदेगा, तो उस व्यक्ति को क्या मिलेगा? उस व्यक्ति को मिलेगा, क्या मिलेगा? उस व्यक्ति को मिलेगा ब्याज। 6 माही मिल सकता है, हाँ, यानी कि हाफ ईयरली मिल सकता है,
और पूरे साल भर का भी मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको बताना चाहते हैं, आगे थोड़ा चलते हैं, आप थोड़ा आगे चलते हैं। तो इसमें होता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट इशू करे, सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करे, लोकल गवर्नमेंट इशू करे, उसे कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी। नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी वह सिक्योरिटी होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी के अलावा कोई अदर इशू करे। इसमें होता है टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसमें होता है टैक्सेबल गवर्नमेंट सिक्योरिटी। टैक्स फ्री का मतलब टैक्स नहीं लगेगा, करयोग्य का मतलब टैक्स लगेगा। इसमें भी टैक्स फ्री का मतलब टैक्स नहीं लगेगा, टैक्सेबल का मतलब टैक्स लगेगा। इतना आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, फिर उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। मैं आपको आगे इसके बारे में बता रहा हूं, क्या टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है। आपको अब अपने कॉपी में लिखना है टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी। भाई भी टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किसे कहते हैं, हिंदी में भी लिख देते हैं कर मुक्त सरकारी प्रतिभूति। कर मुक्त सरकारी प्रतिभूति किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए। ये सिक्योरिटी, ये जो टैक्स फ्री सिक्योरिटी है, ये सिक्योरिटी सेक्शन मतलब क्या होता है, धारा, सेक्शन अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 15 के अंतर्गत टैक्स फ्री होती हैं। क्या लिखना है भैया, के अंतर्गत। It's 6:46 a.m. फिर आपको क्या ध्यान देना है, आपको फिर से समझना है, यही समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर समाप्त है। जान लीजिए, टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मतलब होता है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 15 फुली टैक्स फ्री एग्जेम्प्ट। इंटरेस्ट जो इस पर मिलेगा टोटल इनकम में इंक्लूड यानी कि शामिल नहीं किया जाएगा। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, और ना तो शामिल किया जाएगा ना तो टैक्स लगेगा। इसको आप याद कर लेंगे, दिमाग में रख लेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसके कुछ पॉइंट हैं जिन्हें मैं आपको पढ़ करके बताना चाहता हूं। आप ध्यान दे करके इसे अपनी कॉपी में लिख लेंगे। हमारे पास जो बुक है, आपके पास भी बुक होगी। अगर आपके पास HC मेहरोत्रा की बुक है तो हमारी इस बुक में, नई वाली बुक में 414 पेज आगे पीछे करके देख लेंगे, आपको मिल जाएगा। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप ध्यान देंगे। टैक्स फ्री सिक्योरिटी में कुछ पॉइंट दिए गए हैं। टैक्स फ्री सिक्योरिटी में कुछ पॉइंट दिए गए हैं। कहा गया है
10 ईयर ट्रेजरी सेविंग डिपॉजिट सर्टिफिकेट, 10 वर्षीय ट्रेजरी सेविंग डिपॉजिट सर्टिफिकेट अगर किसी व्यक्ति ने लिया है वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, उस पर जो ब्याज मिलेगा वो एग्जेम्प्ट होगा, इसे कहेंगे गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट टैक्स फ्री। 5 ईयर नेशनल पोस्ट ऑफिस कैश सर्टिफिकेट। थर्ड नंबर है 10 ईयर नेशनल प्लान सर्टिफिकेट। फोर्थ नंबर है 12 ईयर नेशनल प्लान सेविंग सर्टिफिकेट। फिफ्थ नंबर है 12 ईयर और 7 ईयर पोस्ट ऑफिस नेशनल, यानी कि जिसमें नेशनल शब्द यूज होगा वो सब एग्जेम्प्ट होगा, क्वेश्चन में मिलेगा तो बताएंगे। 6 नंबर नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड 1980। उसके बाद दिया गया है स्पेशल बियरर बॉन्ड 1991। उसके बाद पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में एग्जेम्प्ट होगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कहा गया है पोस्ट ऑफिस कुमुलेटिव टाइम डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस पब्लिक अकाउंट अप टू 5,000 रुपया दिया है यहाँ पर। स्पेशल डिपॉजिट स्कीम 1981। उसके बाद आपको ध्यान देना है इसमें नॉन रेजिडेंट रुपी डिपॉजिट स्कीम, 12 ईयरली नेशनल एनुअल सेविंग सर्टिफिकेट, फिक्स डिपॉजिट प्लान पोस्ट ऑफिस, उसके बाद गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, ये सब सारी चीज़ें जो है ना एग्जेम्प्ट हैं। देखो जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको जानकारी होगी, तो इतना आप लिख लीजिएगा। ये क्या होता है, ये टैक्स फ्री होता है। क्या होता है भैया, टैक्स फ्री होता है। इसको आपको अपने कॉपी में लिखना पड़ेगा और अच्छे से आप इसे लिख लेंगे, ठीक है। तो ये सब मिलेगा अगर आपको तो एग्जेम्प्ट होगा। और भी कुछ हैं 7% कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, ये सब जो भी भोपाल गैस कल्याण के कारण कोई पैसा कहीं से मिलता है, कोई सिक्योरिटी मिली है तो उसका भी एग्जेम्प्ट होता है। तो आपको ध्यान देना है कर मुक्त वाला मैंने बता दिया, जो टैक्सेबल नहीं होता है इसको इंक्लूड नहीं करते, इसको मैंने बता दिया है। अब आपको ध्यान देना है कौन सा, अब आपको ध्यान देना है टैक्सेबल, दूसरा इसी में क्या होता है गवर्नमेंट वाले में, दूसरा टैक्सेबल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कर योग्य, इंग्लिश हिंदी में लिखेंगे कर योग्य सरकारी प्रतिभूति, कर योग्य सरकारी प्रतिभूति, कर योग्य सरकारी प्रतिभूति, अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए आप। अब इसमें क्या है ध्यान दीजिएगा, कर योग्य सरकारी प्रतिभूति गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी पर ध्यान दीजिएगा। इसमें जो इस पर क्या मिलता है, सिक्योरिटी पर हमेशा क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। ये क्या होगा, टैक्सेबल मतलब कर योग्य होगा। टैक्सेबल गवर्नमेंट सिक्योरिटी कर योग्य सरकारी प्रतिभूति में इंटरेस्ट जो मिलेगा वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। इसको याद रखिएगा, ऊपर वाले में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल नहीं होगा, पहचानना पड़ेगा कौन सी टैक्स फ्री सिक्योरिटी है। वो क्वेश्चन मिलेगा तो वहां पर ज़्यादा बेहतर ढंग से आप समझेंगे, सब बताएंगे कि क्वेश्चन बताएंगे। आपको इसमें ध्यान देना है, तो कहा गया इसमें परंतु इसके ब्याज पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं होती, प्रतिभूतियों पर ब्याज सकल नहीं किया जाता। कह रहे हैं जो भी इंटरेस्ट बनाया जाएगा ग्रॉसअप सकल नहीं करेंगे, शकल नहीं करेंगे। ये क्या मतलब क्या होता है, ये क्या मतलब होता है अगर किसी इंटरेस्ट पर टीडीएस कट गया है, टैक्स डिडक्शन एड सोर्स अगर कट गया है,
उसको टैक्स के पहले लाने के लिए ग्रॉस अप करना पड़ता है, सकल बनाना पड़ता है। ये चीज़ आपको नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ आपको नहीं करना, सकल नहीं करना है इसमें, ठीक है। अगर टीडीएस कट गया है तो आपको क्या करना है, टीडीएस कह रहे हैं कि इन प्रतिभूतियों कटौती नहीं होती, मतलब इस पर टीडीएस नहीं कटा होता। टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, जहाँ पर पैसा पैदा हुआ वहीं पर टैक्स को काट लिया जाए, सकल नहीं किया जाता। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, सकल मतलब ग्रॉस अप नहीं किया जाता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो इसमें अगर ध्यान दीजिएगा, इसको आप लिख लीजिए, अगर कहीं भी ग्रॉस अप करने की नौबत आएगी तो ग्रॉस अप कैसे किया जाएगा हम आपको आगे बताएंगे। याद रखना, टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपको पहचानना पड़ेगा, कौन सी टैक्स फ्री है, कौन सा टैक्सेबल है, ये चीज़ आप जानकारी होनी चाहिए आपको। उसके बाद टैक्सेबल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, टैक्सेबल में क्या होता है, टैक्सेबल होता है टीडीएस नहीं काटा जाता है, ग्रॉस अप नहीं करेंगे। ग्रॉस अप का मतलब होता है टैक्स के पहले, मतलब टीडीएस कटने के पहले जहाँ से पैसा पैदा हो वहीं से टैक्स काट लिया जाए, उसे टीडीएस कहते हैं, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, हिंदी में कहते हैं उद्गम स्थान पर करके कटौती। जितना मैंने लिखा केवल इतना आपको लिखना है, बस केवल इतना लिखना है, ठीक है, केवल इतना लिखना है। लेकिन कहीं पर मान लीजिए ए वाला मिल गया जो हम कह रहे हैं ग्रॉस अप नहीं करते, तो कहीं पर मान लीजिए 8% ऐसे लिखा रहेगा, सेविंग बॉन्ड्स टैक्सेबल मिल गया, 2003 नियम है, तो ग्रॉस अप किया जाएगा, ग्रॉस अप किया जाएगा। ग्रॉस अप कैसे करते हैं भी जान लीजिए। अब ग्रॉस अप कैसे करते हैं, इंटरेस्ट इंटू 100/90, क्योंकि ब्याज जो भी ब्याज मिलता है उस पर 10% टैक्स कटा रहता है। ये आपका इंटरेस्ट मतलब टैक्स कटने के बाद जो ब्याज मिला है, टैक्स कटने के बाद 90% मिलता है, 10% कटा रहता है। 100% मालूम करने के लिए इंटरेस्ट 100/90 कर देते हैं, आपका उत्तर आ जाता है। इसको लिख लीजिए, आगे चलते हैं। कोई दिक्कत मत समझना, कोई परेशानी मत समझना। को ध्यान देना है, टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, पहला होता है टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कर मुक्त गैर सरकारी प्रतिभूति, कर मुक्त गैर सरकारी प्रतिभूति। इसको आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में, ध्यान दीजिएगा। इसको आपको लिखना है, ए वास्तव में, वास्तव मतलब एक्चुअल में, नॉट एग्जेम्प्ट, करमुक्त नहीं होती। ध्यान दीजिए, वास्तव में यानी कि एक्चुअल में करमुक्त नहीं होती। क्यों ऐसा लिखा गया? जब करमुक्त नहीं होती तो टैक्स फ्री क्यों लिखा गया? क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा, आपने कहीं पर डिवेंचर लिया होगा, आपने कहीं पर डिवेंचर लिया होगा, शेयर लिया होगा, आपने कहीं पर सिक्योरिटी ली होगी, कोई व्यक्ति ने लिया होगा, तो टैक्स काट के बाद की मिलता है तो आपके लिए करमुक्त माना जाता है। जहाँ से पैसा पैदा होता है वहीं पर टैक्सवा काट लिया जाता है, इसीलिए कहा गया है टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। हमारे सामने बुक है, कह रहा है इसमें एक्चुअल में टैक्सेबल नहीं होता, नॉट टैक्सेबल नहीं होता, एग्जेम्प्ट नहीं होता, वास्तव में होता है। जहाँ पर अमाउंट मिल जाता है, ब्याज मिल जाता है, वहीं पर
टैक्स दे दिया जाए। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए समझो, कर मुक्त काहे लिखा है, अब इसमें मैंने लिखा वास्तव में कर मुक्त नहीं है। तो मान लीजिए हमारी कंपनी का नाम यक्स है, हमारी कंपनी में किसी ने डिवेंचर लिया है, तो सरकार का नियम है, आईटी का नियम है, इनकम टैक्स का नियम है, हमारा आईटी का नियम है कि किसी व्यक्ति ने, यक्स हमारी कंपनी है, रामू ने हमारे यहाँ शेयर लिया है, तो डिवेंचर लिया है, तो रामू को हम डिवेंचर पर 6 महीने में क्या देंगे, ब्याज देंगे, इंटरेस्ट देंगे। कहे 6 महीने में एक बार, साल भर में 2 बार जब देंगे। तो हमारी कंपनी का नाम यक्स है, हमारी कंपनी का नाम यक्स है, हम इस कंपनी की ओर से डिवेंचर रामू ने लिया हुआ है, तो इनके ब्याज पर मान लीजिए 100 रुपये का डिवेंचर इन्होंने लिया हुआ है, 10 रुपया ब्याज हुआ इनका 10%। तो कंपनी का नियम है, आईटी का नियम है कि पहले डिवेंचर पर जो 10 रुपया ब्याज हो रहा है, जो उस पर टैक्स हो रहा है, वो टैक्स ब्याज में से काट करके इनकम टैक्स के सरकारी खजाने में जमा किया जाए, सरकारी फंड में जमा कर दिया जाए, बाकी जो पैसा हो रामू को दे दिया जाए। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 1000 मान लीजिए, 1000 रुपये पर 10% 100 रुपया ब्याज हुआ, 100 रुपया ब्याज हुआ, 100 रुपये में 10% यानी कि 10 रुपया इनकम टैक्स को दे दो, बाकी 90 रुपया रामू को दे दो। रामू को जो पैसा मिलेगा वो रामू के लिए टैक्स फ्री होगा। इसे कहते हैं टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। जब पैसा वहीं पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज क्लास के क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताने जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन सबसे पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे और हिंदी में समझाएंगे, ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट अच्छी तरह से समझ पाएँ। और दावा करता हूं पूरी वीडियो यदि आप देखेंगे बिना हमारे कहे अपने मन से, तो आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर सबमिटेड बाय श्री राम कुमार कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेस। मतलब श्री राम कुमार जी हैं, राम कुमार के पास इनकम आ रही है, आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की टैक्सेबल इनकम को कंप्यूट करना है। इन्होंने कहा है पहला, अ डायरेक्टर ऑफ यक्स कंपनी लिमिटेड रिसीव 12,000 पर मंथ सैलरी। भैया राम कुमार जी कंपनी के डायरेक्टर हैं, 12,000 पर मंथ सैलरी रिसीव करते हैं। एंड 1200 पर मंथ इंटरटेनमेंट अलाउंस 12,000 रुपया पर मंथ रिसीव करते हैं। द कंपनी प्रोवाइडेड हिम अ कार ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज। कंपनी ने इनको कार प्रोवाइड की है ऑफिस के यूज के लिए और पर्सनल यूज के लिए। उसके बाद कह रहा है पर्सनल यूज 50%, मतलब आधा 50% पर्सनल यूज करते हैं और आधा कहाँ यूज करते हैं, बिजनेस में अपने। द ऑफिस में यूज करते हैं, बिजनेस में नहीं। द कंपनी इनकर्ड एक्सपेंडिचर 16,000 रनिंग मेंटेनेंस बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज, डिप्रिसिएशन ऑफ कार 14,000। जो आपको पहला पॉइंट मिलेगा, ये सब पूरी सूचना इनकम फ्रॉम सैलरी से संबंधित है। फिर आगे कह रहे हैं सेकेंड नंबर आप देखेंगे, डायरेक्टर फीस इन्होंने कमाई की है 13,000 रुपये की। उसके बाद इन्होंने कमाई की है इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड कोऑपरेटिव बैंक में 2,000 की, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंपनी 6,000। फिफ्थ नंबर देखेंगे आप, रिसीव विनिंग फ्रॉम लॉटरी, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन इंग्लैंड, हारमोनियम डिलीवरिंग लेक्चर, ठीक है, सोसाइटी में इन्होंने दिया है 1,200 रुपया। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन में बहुत सारी सूचनाएं दी गई हैं। पहली इन्फॉर्मेशन भैया जो दी गई है वो पूरा सैलरी से रिलेटेड है। क्वेश्चन में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पूछा है,
देखो भाई अदर सोर्सेज पूछा तो हम अदर सोर्सेज वाला निकालेंगे। अगर हमसे टोटल इनकम पूछा होता तो सैलरी वाला भी निकालते और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाला भी निकालते। तो हमसे क्या पूछा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आप अपनी कॉपी में लिखो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अपनी कॉपी में लिखो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ऐसे लिखिए, जो चैप्टर आप पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस सबसे ऊपर आप लिख लेंगे अपनी कॉपी में। उसके बाद लिखें, नीचे लिखना है फॉर द असेसमेंट ईयर। जो आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा वही लिखना है आपको, अलग से कुछ नहीं लिखना है। इसको आपको लिखना है, आपको अपने मन मुताबिक लिखना है। उसके बाद आगे हम आपको बताना चाहते हैं एकदम स्पष्ट तौर पर। सबसे पहला वाला टॉपिक तो यहाँ नहीं लिखा जाएगा। क्यों नहीं लिखा जाएगा? क्योंकि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से इसका कोई लेना देना नहीं है और ना ही पूछा गया है। अब आपको ध्यान देना है दूसरा टॉपिक। देखो डायरेक्टर, देखो कहीं पर नौकरी करते हैं तो सैलरी वाले में जाएगा, सैलरी वाले हेड में। डायरेक्टर है, शुल्क मिल रहा है, फीस जो मिलती है, जिससे मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, हमें जो फीस मिलती है अदर सोर्स में जाएगा। अगर मैं कहीं पर नौकरी करूँगा सैलरी मिलेगी तो इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा। तो आपको यहाँ पर देना है, ध्यान देना है, लिखना है दूसरा नंबर डायरेक्टर फी। जो डायरेक्टर फीस है वो कितना है, 13,000 रुपया डायरेक्टर फीस दी गई है। इसको लिख लीजिए, अदर सोर्स में जाएगा। अब थर्ड नंबर टॉपिक पढ़ेंगे, इनको कोऑपरेटिव बैंक से ब्याज मिला हुआ है। ध्यान दीजिएगा, कोऑपरेटिव बैंक से ब्याज मिला हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक से इनको जो ब्याज मिला हुआ है वो कितना मिला हुआ है, 2,000 रुपया मिला हुआ है। ये सारी चीज़ें आप लिखते चले हमारे साथ। कोई दिक्कत होगी तो हम आपको बताएंगे, जो जहाँ नियम जो होगा उसको हम आपको बताएंगे। इनको डायरेक्टर फीस मिला 13,000 रुपया, कोऑपरेटिव बैंक से ब्याज मिला 12,000 रुपया। पूरा का पूरा मेरे भाई ये टैक्सेबल होता है। आगे आपको ध्यान देना है, इनको डिविडेंड मिल रहा है। डिविडेंड मिल रहा है फॉरेन कंपनी का, विदेशी कंपनी का। लिखेंगे डिविडेंड फ्रॉम ऑफ फॉरेन कंपनी। देखो कितना मिल रहा है, 6,000 रुपया। डिविडेंड क्या लिखेंगे, डिविडेंड फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी। यहां कंपनी लिख लीजिएगा, विदेशी कंपनी भैया ब्याज मिल रहा है, ये भी पूरा का पूरा अदर सोर्सेज का। याद रखिएगा, मैंने पहले भी बताया है, इनकम फ्रॉम अदर, ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या आएगा, डायरेक्टर फीस आ गया, कोऑपरेटिव बैंक आ गया। चारों हेड अगर आप पढ़े होंगे तो ये सब चीज़ें आपको नहीं मिलती थी चारों हेड में। ना तो सैलरी में मिला, ना तो हाउस प्रॉपर्टी में मिला, ना तो बिजनेस प्रोफेशन में, ना तो कैपिटल गेन में। जो चारों में नहीं आएगा वही पांचवें में आएगा, ध्यान देना है। अब आप समझिए, अगला है आपके सामने जो क्वेश्चन है, रिसीव्ड विनिंग फ्रॉम लॉटरी। विनिंग फ्रॉम लॉटरी लिखेंगे, लॉटरी से, विनिंग फ्रॉम लॉटरी। कोई लॉटरी से जीतता है, कोई जुआ से जीतता है, कोई सट्टा से जीतता है, कोई क्या बोलते हैं उसको, कहीं पर रास्ते में पैसा पा जाता है। इन्होंने कहा है विनिंग फ्रॉम लॉटरी। और अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे तो लिखा है लॉटरी में जीत 24,500 प्राप्त हुए। ध्यान दीजिएगा, रिसीव्ड शब्द लिखा है, जिसमें जिस कैजुअल इनकम में, कैजुअल इनकम होती है ऐसी इनकम जिसके प्राप्त होने की कोई संभावना ना हो, अचानक प्राप्त हो जाए, गारंटी नहीं होती कि प्राप्त होगी। भाई लॉटरी हार गए तो उसे कहते हैं कैजुअल इनकम। कह रहा है रिसीव्ड शब्द जिसमें बोला होगा, जैसे इन्होंने कहा है 24,500 रुपया रिसीव्ड हुआ है, इसका मतलब रिसीव जिसमें लिख देगा, क्या लिख देगा, रिसीव लिख देगा। अगर जीत अकेले लिखेगा तो सीधा पैसा यहां लिख देंगे। अगर रिसीव बोला है, रिसीव
तो आपको ध्यान देना है, रिसीव का मतलब ये होता है 70%, यानी कि जो भी कैजुअल इनकम होती है, जैसे कोई व्यक्ति रास्ते में पैसा कमा गया, कोई व्यक्ति घुड़दौड़ से पैसा कमा लिया, कोई व्यक्ति सट्टा से पैसा कमा लिया ना, तो उस पर सरकार कितना टैक्स लेती है? 30%। तो रिसीव्ड शब्द अगर मिलेगा कहीं पर तो जान लीजिएगा कि उसमें टैक्स कट गया है, हमें चाहिए 100%। 100% यानी 35,000 पाए थे, सरकार ने अपना टैक्स काट लिया, बाकी कितना वापस कर दिया? 24,500 रुपया। ये टैक्स कटने के बाद का होता है, ये वाला हमें टैक्स कटने के पहले, इसे कहते हैं ग्रॉसअप करना। कहीं भी कैजुअल इनकम को ग्रॉसअप करेंगे तो 100/70 करेंगे, कहीं भी डिविडेंड को ग्रॉसअप करेंगे, इंटरेस्ट को ग्रॉसअप करेंगे तो 100/90 करेंगे। याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। आगे हैं, कह रहे हैं एग्रीकल्चर इनकम इन इंग्लैंड। एग्रीकल्चर इनकम इन इंग्लैंड, भारत के बाहर एग्रीकल्चर इनकम अगर हो रही है तो कहाँ होगी? वो भी यहीं होगी, इंडिया में हो रही है तब भी यहीं होगी, ये भी ध्यान दीजिएगा। भले आप एग्रीकल्चर चैप्टर पढ़ें शुरू में, वो नहीं मतलब हेड मतलब है सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी में कहीं पर खेती वाली इनकम आपने लिखा? नहीं लिखा खेती वाली इनकम। कैपिटल गेन में नहीं लिखा, बिजनेस प्रोफेशन में नहीं लिखा, तो आपको लिखना है एग्रीकल्चर इनकम इन इंग्लैंड। इंग्लैंड से कितनी एग्रीकल्चर इनकम कर रहे हैं भैया? देखो क्वेश्चन में दिया 78,000। 78,000 इसको आप ऐड कर लेंगे। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं, आगे दिया गया है होनोरेरियम फॉर लेक्चर। होनोरेरियम फॉर लेक्चर। लेक्चर इन्होंने दिया है कहीं पर, देखो अलग से लेक्चर दिया है, 1200 की कमाई हुई है इनको। तो ये होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब इसको भैया कर लेंगे ऐड कर लेंगे तो क्या होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ जाएगा 13,000 प्लस 2,000 प्लस 6,000 प्लस 35,000 प्लस 78,000 प्लस 1200, 1,35,200 आपका आ जाएगा। 1,35,200, इसे क्या बोलेंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, याद रखना, जैसे आप किससे थ्योरी पूछता है तो कुछ इनकम को बताइए, तो ऐसे भी याद रख लेना, डायरेक्टर फी क्या होती है? अदर सोर्सेज की इनकम। इंटरेस्ट ऑन कोऑपरेटिव बैंक, अदर सोर्सेज की इनकम। डिविडेंड, अदर सोर्सेज की इनकम। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, अदर सोर्सेज होता है। एग्रीकल्चर, अदर सोर्सेज। लेक्चर कहीं पढ़ देंगे, अदर सोर्सेज। ये आपको ऐड कर लेना है, आपका आंसर आ चुका है। आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं सेकंड नंबर क्वेश्चन, पहले इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज क्लास के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको इस वीडियो में सेकंड नंबर क्वेश्चन उपलब्ध करा रहे हैं। क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन की बारीकियों के बारे में आपको पता लग जाएगा। क्वेश्चन कहता है, श्री स्वामी प्रसाद फर्निश्ड द फॉलोइंग पार्टिकुलर ऑफ हिज इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर। स्वामी प्रसाद जी के पास कुछ इनकम है, अपने इनकम के बारे में बता रहे हैं। डिविडेंड फ्रॉम अ टी कंपनी, इन्होंने डिविडेंड मिला है ग्रॉसअप करने के बाद, कितना? 60% इनकम एग्रीकल्चर होगी, कोई बात नहीं, बाकी दूसरी कोई इनकम होगी, दूसरी तो नहीं लिखना है आपको यहाँ पर। सेकंड, अमाउंट ऑन अ हॉर्स रेस, घुड़दौड़ से इन्होंने अमाउंट कमाया हुआ है। विनिंग अ लॉटरी, इंटरेस्ट, फोर्थ नंबर देखो, इंटरेस्ट डिपॉजिट किया है पैसा कहीं पर फर्म में, वहाँ से ब्याज मिल रहा है। डिविडेंड मिल रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी से। इनकम फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चर लैंड। श्री स्वामी प्रसाद क्लेम द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, स्वामी प्रसाद जी खर्च के लिए, मतलब कि जो इनके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम हुई है उसमें से कुछ छूट भी मांगते हैं।
कहते हैं कि बैंक कमीशन फॉर कलेक्शन डिविडेंड फ्रॉम टी कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन टेकन परचेज शेयर टी कंपनी, एक्सपेंसेस इंक्लूड लॉटरी टिकट, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आप लिखो, सबसे पहले कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आपको लिखना है। एक चीज़ आपको ध्यान देना है, इसमें जो डिडक्शन मिलेगा, जो छूट मिलेगी किसकी, जो कहते हैं कि मैंने इतना खर्चा किया छूट दे दिया जाए, छूट मिलेगी उसकी जो टैक्सेबल होगा। जैसे मान लीजिए कोई पैसा इकट्ठा करने के लिए, जैसे बैंक से ब्याज प्राप्त करने के लिए इन्होंने पैसा खर्चा किया, 2% 1% खर्चा किया, तो इसमें से केवल उतने की छूट मिलेगी इनको जितने के टैक्सेबल अमाउंट होंगे। कभी कभी होता है ना एग्जेम्प्ट होता है, तब छूट नहीं मिलती है कोई अमाउंट। ठीक है, आप अपनी कॉपी में लिखेंगे कंपुटेशन, क्या लिखेंगे, कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सबसे ऊपर लिख लीजिएगा फॉर द असेसमेंट ईयर, जो क्वेश्चन में दिया होगा। कंपुटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आपको लिख लेना है। पहले नंबर टॉपिक से हम पढ़ते हुए चलेंगे ऊपर से नीचे की ओर। कहता है डिविडेंड फ्रॉम अ टी कंपनी। पहला नंबर क्या है, डिविडेंड फ्रॉम अ टी कंपनी। लिखिए डिविडेंड फ्रॉम अ टी कंपनी। कह रहे हैं 60% एग्रीकल्चरल इनकम। भैया आपको जानकारी होनी चाहिए, जो एग्रीकल्चर इनकम होती है वो एग्जेम्प्ट होती है, वो भी इंडिया की। इसके पहले वाले क्वेश्चन में इंग्लैंड मिला था, वहाँ टैक्सेबल किया, नहीं तो कहोगे वहाँ सर जी आपने क्यों टैक्सेबल कर दिया। इंडिया में तो 60% कह रहे हैं एग्रीकल्चरल है, तो बाकी क्या बचा, 40% नॉन एग्रीकल्चरल है। डिविडेंड कहाँ आता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है ना, तो 40% ध्यान दीजिएगा निकाल दिया जाएगा। 60% टैक्स से एग्जेम्प्ट होगा, 40% टैक्सेबल होगा। हो गया, 1000 रुपया टैक्सेबल होगा क्योंकि ये नॉन एग्रीकल्चरल है। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा। इसको हम डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी मिला है। देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी से, सॉरी दूसरे नंबर पे आप देखेंगे अमाउंट ऑन अ हॉर्स रेस, इनकम ऑफ अ हॉर्स रेस, घुड़दौड़ से भैया कमाई हुई है। ए में देखो रिसीव नहीं लिखा, अगर रिसीव लिखा होता तो जितना अमाउंट पाते हैं उसके नीचे लिखो आप 70% इंटू 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति घुड़दौड़ से पैसा जीतेगा या किसी लॉटरी से जीतेगा या रास्ते में पड़ा हुआ धन मिल जाएगा, उसे बोलते हैं कैजुअल इनकम। रिसीव अगर बोला होता, रिसीव नहीं बोला है ना, तो चुप मारे ऐसे लिख दीजिए। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। लॉटरी के बाद, सॉरी हॉर्स रेस के बाद तीसरे नंबर पे विनिंग फ्रॉम अ लॉटरी। विनिंग मतलब जीत, रिसीव नहीं बोला, विनिंग फ्रॉम अ लॉटरी, विनिंग फ्रॉम अ लॉटरी। कितना, 62,500 विनिंग बोला है, मतलब जीता हुआ है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। ठीक है, आगे आप देखते चलिए, आगे आगे क्या हो रहा है। फोर्थ नंबर में इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिपॉजिट विथ अ फर्म। ठीक है, इंटरेस्ट
रिसीव्ड, ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट इनको रिसीव हो रहा है फर्म से, इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिपॉजिट विथ अ फर्म, फर्म से इनको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। आपको जानकारी होनी चाहिए, अगर कोई फर्म से रिसीव हो रहा है कितना, देखो कह रहे हैं 5400 रुपया, ये इसका मतलब 90% है। याद रखिएगा नियम क्या होता है, फर्म पहले ब्याज कमाए, पहले पैसा कमाए, फिर जो ब्याज देना है, किसी को लोन दिया है कोई व्यक्ति, तो उस पर ब्याज पर जो टैक्स बन रहा है वो टैक्स काट करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करे, बाकी जो पैसा होगा देगा। तो 90% मिल रहा है, हमें 100% चाहिए। यहाँ पर ग्रॉसअप किया जाएगा, 6000 आ जाएगा। आगे क्या दिया गया है, इनकम फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, इनकम फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, कोई ज़मीन है जिस पे खेती काम नहीं होता, जैसे रेंट उंट पे दे देते हैं, कोई इधर काम हो जाता है, कोई प्लांट लग जाता है, उससे जो इनकम होती है उसे कहते हैं अदर में आता है। ऐड कर लीजिए 1000 प्लस 2500 प्लस 62,500 प्लस 6000 प्लस 1500, आपका आ रहा है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, कोई भूल हुई है भी, एक आठ और है भी इसमें। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, 500 रुपया नहीं लिखा गया, लिख लो यहाँ पर नीचे, कोई दिक्कत नहीं, भूल नहीं होनी चाहिए। डिविडेंड 2 बार हमेशा चेक करना चाहिए, रिसीव्ड अ कोऑपरेटिव सोसाइटी 500 रुपया, इसको ऐड कर लीजिए, आपका आ जाएगा, अभी 73,500 आ रहा था, अब 74,000 आ जाएगा आपका। समझ रहे हैं? अब इसी में एग्जम्पशन मिलता है, छूट मिलती है, छूट मिलती है। छूट किस चीज़ की मिलती है, आपको यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए, काहे की छूट मिलेगी। क्वेश्चन में मांग रहे हैं, कह रहे हैं बैंक कमीशन 100 रुपया फॉर कलेक्शन ऑफ डिविडेंड टी कंपनी। आप समझिए थोड़ी देर के लिए, ये कह रहे हैं चाय वाली कंपनी से डिविडेंड वसूल करने के लिए कितना खर्चा किया इन्होंने, जो खर्चा किया है, कितना खर्चा किया है 100 रुपया, उसका डिडक्शन मांग रहे हैं। कोई बात नहीं है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या कह रहे हैं, 800 परचेज ऑफ शेयर इन टी कंपनी, 800 रुपये का इन्होंने क्या मांगा है, जो शेयर खरीदा है चाय कंपनी में 800 रुपये का, उसकी छूट मांग रहे हैं, कोई बात नहीं है। लॉटरी के टिकट के लिए छूट मांग रहे हैं, कितने की, मांग रहे हैं 2000 की लॉटरी के टिकट की। यहीं पर आपको समझना है पूरा खेला इसमें क्या होता है, कहानी क्या होती है। कह रहे हैं पहला आप समझिए, डिविडेंड चाय वाली कंपनी में, चाय वाली कंपनी ये है, इसमें का जो डिविडेंड मिला एग्रीकल्चरल वाला वो एग्जेम्प्ट है, समझ रहे हैं, वो एग्जेम्प्ट है, उसकी छूट नहीं मिलेगी। जो इनकम एग्जेम्प्ट है मतलब 60% एग्रीकल्चरल है, एग्रीकल्चरल वाले के लिए चाय वाला एग्रीकल्चरल है, तो उसकी छूट नहीं मिलेगी। इसको लिख लीजिएगा, जो यहाँ टैक्सेबल होगा उसी की छूट मिलेगी। 60% क्या है, टैक्सेबल है, ठीक है। लाभांश की वसूली के लिए बैंक कमीशन मांगा जा रहा है, छूट मांगी जा रही नहीं होगी, क्योंकि 60% एग्रीकल्चर इनकम है, और एग्रीकल्चर इनकम क्या है, एग्जेम्प्ट होती है। जो यहाँ एग्जेम्प्ट है उसकी छूट मांगेंगे अगर, तो छूट नहीं मिलेगी, जो टैक्सेबल होगा उसकी छूट मिलेगी। ये आगे कह रहे हैं शेयर खरीदने के लिए, ध्यान दीजिएगा,
शेयर खरीदने के लिए। तो शेयर कितने का खरीदा है? 800 रुपये का। लिखा जाएगा ऐसे, लिखा जाएगा 20% ऑफ 1000, 20% ऐसे लिखा जाएगा 20% ऑफ 1000। 1000 का 20% निकालिए 200, अथवा जो वास्तव में शेयर खरीदा, इन दोनों में जो कम होगा उसी की छूट मिलेगी। नियम होता है, इसको भी याद रखना पड़ेगा। मतलब कि 1000 का 20%, 1000 का 20%, 20% आएगा 200, और 800 का शेयर किन्होंने खरीदा है, दोनों में जो कम होगा उसकी छूट मिलेगी, यानी कि 200 की छूट मिलेगी। और आपको ध्यान देना है 200 की छूट मिलेगी। और आपको आगे क्या ध्यान देना है? टिकट खरीदा है लॉटरी के लिए, लॉटरी के लिए किसी जुआ सट्टा लगाने के लिए कोई भी खर्च किया जाता है, उसकी छूट नहीं मिलती है। लिखा भी गया है आपकी बुक में, देखो, लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पजल, गुड़दौल, यहाँ पर अगर कोई पैसा लगाने के लिए अगर आप कोई खर्चा करते हैं उसकी छूट नहीं मिलेगी। 73,800 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, आप नीचे लिख लीजिए 73,800 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आपका आंसर आ जाएगा। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन आपको